सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट जो कि बीए ऑनर्स कर रहे हैं फोर्थ ईयर में, देखो जो भी बीए प्रोग्राम का स्टूडेंट है या बीए ऑनर्स का स्टूडेंट है वो सेमेस्टर सेवन्थ में है यानी फोर्थ ईयर कर रहा है और हिस्ट्री में कर रहा है, तो आप लोग के पास ये सब्जेक्ट होगा है डीएससी में, हिस्ट्री में कंटेम्प्रेरी इंडिया 1950 टू 1990। तो हम कर रहे हैं यूनिट टू का पार्ट सेकंड। ठीक है, यूनिट सेकंड जो है वो मैं करा रही हूँ। इसमें 4 चैप्टर है आपके यूनिट सेकंड में भी। तो चैप्टर फर्स्ट इसका यूनिट सेकंड का पार्ट फर्स्ट यानी मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। बाकी इस पार्ट में हम बाकी आगे का सारा कर लेंगे। ठीक है, जितना भी बचा है आपका यूनिट सेकंड का, ठीक है, सबको इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो मैं एक बार बता देती हूँ आपका नाम क्या था यूनिट सेकंड का। यूनिट सेकंड का नाम था कि मेजर ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल एंड सोसाइटी 1950 से 99 में के बीच में क्या था। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम में ही हम करेंगे। ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए होने वाली है, पार्ट 2 होने वाली है, जिसमें हम यूनिट सेकंड का जो आगे का पार्ट बचा था उसको कवर करेंगे। ठीक है, यानी भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम जनता के आंदोलन पढ़ेंगे, पीपल मूवमेंट्स, ठीक है, जो कि 1950 से 90 तक हुआ था। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ये पीडीएफ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिलेगी टेलीग्राम पे, वहां से आप ये ले सकते हैं। साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है इट्स चौधरी 7065। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 कर रहे हैं आज हम। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो भी 1950 से 1990 में जो भी आंदोलन हुए थे, ठीक है, जनता द्वारा किए गए थे। तो प्रस्तावना से जानते हैं हम, इंट्रोडक्शन से। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने लोकतंत्र को अपनी शासन व्यवस्था का आधार बनाया, लेकिन सामाजिक आर्थिक विषमताएं बनी रही। मीन्स जब आजाद हुआ भारत, तो भारत में क्या अपनाया गया? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। लोग चुनाव कर रहे थे और अपना नेता खुद चुन रहे थे, है ना। इसके बावजूद भी लोगों का शासन होता है लोकतंत्र, फिर भी समाज में क्यों सामाजिक और आर्थिक असमानता थी, विषमता थी, प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, कठिनाइयां थी कह सकते हो। तो 1950 से 1990 के बीच क्या हुआ कि भारतीय समाज ने बहुत तेजी से औद्योगिकरण और हरित क्रांति, भूमि सुधार, शहरीकरण, राजनीतिक केंद्रीकरण, इन सब का अनुभव किया। क्यों? क्योंकि जब आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ाया था, योजना योजना आयोग बन रहे थे, ठीक है, 5 साल की अ, योजना बनाते थे, ठीक है। प्लानिंग कमीशन जो करती थी हर 5 साल में। पहले 5 साल में क्या करी, जब देश आजाद हुआ तो एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया, दूसरे वाले में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दिया गया, तीसरे वाले में बौद्ध पे ध्यान दिया गया, मतलब दोनों पे ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो क्या हुआ, धीरे धीरे औद्योगिकरण भी आया भारत में, बढ़ा, हरित क्रांति आई, भूमि सुधार हुए, ये सब हो रहा था योजना आयोग के तहत भारत सरकार द्वारा। इन सबके साथ विभिन्न वर्ग थे भारत में, विभिन्न समुदाय थे, इनमें फिर भी असमानता फैल रही थी, अपेक्षा और शोषण की भावना लोगों में थी। तो इसके खिलाफ लोगों ने क्या करा, एक मूवमेंट्स चलाया, पीपल्स मूवमेंट्स को जन्म दिया, जिसमें जनता का आंदोलन था ये। ठीक है, क्योंकि लोग परेशान थे सरकार से कि औद्योगिकरण के आने के बावजूद भी, हरी क्रांति, इन सब के बाद भी। ठीक है, तो इसको हम जानेंगे कि क्यों था। तो इन आंदोलनों ने लोकतंत्र के नीचे से ऊपर की दिशा में गतिशील बनाया। मीन्स लोकतंत्र को नीचे से ऊपर का मतलब, नीचे क्या होते हैं, आम जनता होते हैं ना। कोई भी स्टेट में देखो, एक ट्रायंगल टाइप का कोई स्टेट होता है, सबसे ऊपर नेता होता है ना, फिर एलिट क्लास लोग होते हैं, फिर जाके आम जनता होती है, पढ़ा लिखा वर्ग, और फिर किसान वगैरह से होते हैं। तो नीचे से ऊपर यानी किसान से, मतलब नीचे के लोग ने ऊपर के लोगों के खिलाफ क्या करा, प्रदर्शन करना, आंदोलन करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसी को हम नीचे से ऊपर कहते हैं। ये केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं था, मतलब सिर्फ नेताओं के खिलाफ नहीं था, बल्कि समाज में न्याय पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए, समानता पाने के लिए जनताओं ने ये किया था। मुख्य 4 आंदोलनों ने इस अवधि में भारतीय राजनीतिक समाज को प्रभावित किया था। वो 4 आंदोलन कौन से थे जो 1950 से 1990 के बीच हुए थे? एक था दलित आंदोलन, दूसरा था आदिवासी आंदोलन, तीसरा था किसान आंदोलन, चौथा था मजदूर आंदोलन। ये सभी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जाति में, कह सकते हो इन सबके साथ अत्याचार हो रहा था, प्रॉब्लम्स हो रही थी, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दलित आंदोलन को। दलित आंदोलन का बैकग्राउंड जानते हैं, पृष्ठभूमि जानते हैं क्या था। तो भारत में आप सबको पता है जाति व्यवस्था है, और दलितों को सदियों से ही समाज में हम देखते हैं, चाहे समाज हो, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे धार्मिक भेदभाव का सामना करना पड़ा है। हम सबको पता है दलितों के साथ हमेशा से क्या आया है, अ, उनको अछूत माना गया है। भारत में पहले ऐसे था ना, तो उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होता था। तो स्वतंत्रता के बाद संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त किया। जो बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने इस चीज को हटाया है ना, कि छुआछूत
के खिलाफ अगर कोई छुआछूत करता है तो उसको सजा मिलेगी, ठीक है। समानता का अधिकार दिया, आप सबको पता है हमारे संविधान में है। तो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई हमारे भारतीय संविधान में। फिर भी लोगों में ये भावनाएं थी कि अभी भी वो लोग ये सब कर रहे थे। ऐसा नहीं कि संविधान में मतलब लिखा है कि नहीं कर सकते, अस्पृश्यता समानता है, अनुसूचित जातियों के लिए मतलब आरक्षण वगैरह दे दिया, तो ये सब नहीं हो रहा है। आपको पता है आज तक गांव में ये चीज होता है, आप देखोगे तो मैं कह सकती हूँ 50 to 40% तो होता है अभी भी, ठीक है ना। मतलब तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और प्रारंभिक दलित आंदोलन को उन्होंने कैसे चेतना पैदा की, मतलब लोगों में बी आर अम्बेडकर द्वारा ये चेतना, ये सोच पैदा की कि दलित को भी अपने अधिकार मांगने की जरूरत है, आंदोलन करने की जरूरत है। इकट्ठा करा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ बौद्ध धर्म ग्रहण एक नई दिशा दी। देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हिंदू थे, उन्होंने बचपन से ही उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, स्कूल में पढ़ने में पीछे रहने देते थे क्योंकि दलित कहा जाता था इन्हें, ठीक है, नीची जाति के थे। तो इन सबको देख के जब ये बड़े हुए तो इन्होंने क्या करा, हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म की ओर परिवर्तन कर लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया क्योंकि मानते थे बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था नहीं होती है। तो इनको आइडियल थे ये, इन्होंने संविधान लिखा था। ये लोग बी आर अम्बेडकर दलित के सपोर्ट में थे, तो सारे दलित देखो, आपका जो आइकॉन होगा, आपके जो आप जिसे फॉलो करते होगे, वो जो करेगा वो आप जरूर करना चाहोगे। तो इन्होंने जो बौद्ध धर्म अपनाया ना, तो इन्होंने अपने साथ कई लाख लोगों का धर्म परिवर्तन साथ में हुआ। तो उनका नारा था एजुकेट, एगिटेट और ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद दलित समुदाय में स्वाभिमान की भावना आई कि हमें भी हम भी स्वाभिमान है। पहले क्या इनको नीचा समझा जाता था, अब इनको लगा नहीं भाई, हम भी समाज में बराबर के हिस्सेदार है, खुद में स्वाभिमान जगा। क्योंकि बी आर अम्बेडकर जो कि दलित होकर उन्होंने संविधान लिखा, आत्मसम्मान बढ़ा, इनमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व की चेतना विकसित हुई, ठीक है। तो ये था दलित आंदोलन। तो 1950 से 70 में आरक्षण और प्रतिनिधित्व का संघर्ष रहा। दलितों ने सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए बहुत ज्यादा मांग की कि हमें आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि शुरू से हमारे साथ भेदभाव हुआ है। सारे पदों पे तो सिर्फ जनरल कैटेगरी, उच्च पद, जो उच्च जाति के लोग हैं वही हैं। तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में ये सब विरोध देखने को मिला। 1970 से 1990 में दलित पैंथर्स और बहुजन राजनीति का उदय हुआ। जो बहुजन राजनीति थी ये दलितों के सपोर्ट में थी। क्या थी? दलित पैंथर्स के बारे में सबसे जानते हैं, ये 1972 में हुई थी। महाराष्ट्र में युवा दलित जो थे, जो कि युवा थे, उन्होंने अंबेडकर की विचारधाराओं को आधुनिक रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। यह संगठन अमेरिकी ब्लैक पैंथर्स से प्रेरित थी, ठीक है। अमेरिका में जो ब्लैक पैंथर्स थे, जो कि ब्लैक लोग थे, जो कि व्हाइट लोगों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका में भी काले लोगों को क्या करा जाता था, क्रिटिसाइज किया जाता था। वैसे ही भारत में क्या करते थे, ब्राह्मण जो होते थे वो दलितों को क्रिटिसाइज करते थे। तो सेम इनसे प्रभावित थे ये। उन्होंने ब्राह्मणवाद को, पूंजीवाद को और जातिवाद के खिलाफ साहित्य और राजनीतिक दोनों में विद्रोह खड़ा किया। मतलब जो दलित पैंथर्स थे, ये लोग साहित्य भी लिखते थे इनके लोग, और राजनीतिक में भी विद्रोह करते थे। किसके खिलाफ? ब्राह्मणवाद के खिलाफ, क्योंकि ब्राह्मण क्या करते थे, दलितों को नीचे समझते थे। पूंजीवाद के खिलाफ भी ये लोग आंदोलन करते थे, क्योंकि पूंजीवाद क्या करते हैं, इनका मानना था कि वो गरीबों का शोषण करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाला। जातिवाद, इन तीनों के खिलाफ इनका आंदोलन था। इनके अगर प्रमुख नेता की बात करें तो नामदेव रसाल, राजा ढाले और जयप्रकाश करदम, ये इनके प्रमुख नेता थे, जो कि दलित पैंथर्स के थे। बहुजन आंदोलन क्या था? बहुजन आंदोलन 1980 के बाद हुआ था। काशीराम का आपने नाम सुना होगा। काशीराम ने BAMCEF यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशंस और बाद में बहुजन समाज पार्टी, जिसे आज हम BSP कहते हैं, उसकी स्थापना की। आपको पता होगा आज भी BSP पार्टी है, बहुजन समाज ठीक पार्टी। ये आंदोलन दलित, पिछड़ वर्ग और अल्पसंख्यकों को राजनीतिक रूप से संगठित करने के लिए दिशा। आपको पता है BSP आज भी है, वो जो मायावती की सरकार थी, हाथी छाप, वो यही है, ठीक है। तो इनका प्रभाव क्या रहा? इन्होंने दलितों के आत्मसम्मान के लिए और राजनीतिक में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए ये पार्टी बनाई थी। साहित्य, सिनेमा, कला, इन सब में दलितों को क्या करा, इनकी चेतना बढ़ाई। मतलब फिल्मों के माध्यम से बढ़ा रहे थे, साहित्य के माध्यम से दलित को क्या कर रहे थे, बता रहे थे कि आपके भी अधिकार है, आपको भी मांग करनी चाहिए, आप भी समाज में बराबर हो, ठीक है। जातिवाद के खिलाफ संवैधानिक अधिकारों की समझ गहरी की, कि लोगों को पता नहीं था कि संविधान में ये सब चीज है, तो बताया इन लोगों ने कि आपको संविधान में बराबर का अधिकार दिया गया है। वैसे ही आदिवासी आंदोलन था, ठीक है। ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में जानते हैं क्या था? तो पृष्ठभूमि जानते हैं तो भारत के जो आदिवासी समाज है, जो कि जंगल या पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, उन्होंने स्वतंत्रता के बाद राज्य की विकास नीति, वन कानून और उद्योग प्रयोजनों पर पारंपरिक जीवन को प्रभावित किया। क्योंकि जब देश आजाद हुआ, कई सारे प्रोजेक्ट बन रहे थे, पेड़ों को काटा जा रहा था, जंगलों को काटा जा रहा था, और आदिवासी लोग का इन लोगों से बहुत ज्यादा जुड़ाव होता है,
तो इन लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन किया। भूमि अधिग्रहण कर रहे थे, मतलब इनकी अपनी भूमि है, वो सरकार ले रही है फैक्ट्री के लिए, वन के लिए, विकास के लिए नाम पे। तो इन सब के खिलाफ जो आदिवासी थे उन लोगों ने क्या करा, आंदोलन किया। बेसिकली हम कहते हैं बिहार झारखंड जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, ईस्ट इंडिया, तो इसमें ज्यादा हमें देखने को मिलता है। प्रमुख आदिवासी आंदोलन जो है वो झारखंड आंदोलन में आता है। झारखंड आप सबको पता है इसमें ज्यादा संथाल जातियां रहती हैं जो कि एक जनजाति है, ठीक है। तो झारखंड क्षेत्र में आदिवासी ने अलग अलग राज्य की मांग उठाई। 1970 के दशक में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने का गठन हुआ। उसी की वजह से आज क्या है, बिहार जो है वो झारखंड से अलग हुआ है। पहले जो झारखंड था वो बिहार का हिस्सा था। ये झारखंड आंदोलन जो हुआ था, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसी से जो बिहार से झारखंड है वो अलग हुआ था। ये आंदोलन आदिवासी पहचान और आत्मनिर्णय के अधिकार पर केंद्रित था, क्योंकि वो लोग ज्यादा, जो झारखंड के लोग हैं वो आदिवासी लोग हैं, वो अपने, उनके पास खनन सबसे ज्यादा, अगर भारत में बात करोगे तो वो वहीं पे है, झारखंड में कोयला, कई सारे खनिज पदार्थ, वन। तो 2000 में क्या हुआ था, झारखंड राज्य का गठन हुआ था, मतलब बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो चिपको आंदोलन भी देखने को मिलता है। तो उत्तराखंड में जब उत्तर प्रदेश गढ़वाल क्षेत्र में महिलाओं ने पेड़ कटने पर चिपको आंदोलन किया, चिपक गए थे सुंदरलाल बहुगुणों और गौरा देवी के प्रतिनिधित्व में कि ये पेड़ ना काटो, ये हमारी जमीन है, ये हमारी, उनको लगाव था। तो ये सब भी क्या है, आंदोलन थे जो उस समय हुए थे, नक्सलवादी आंदोलन थे, ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल में हुए थे, ठीक है। मध्य भारत में उत्तर पूर्वी आदिवासी आंदोलन थे। तो ये सब आंदोलन मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप इतने सारे पढ़ सकते हो। देखो आपको इतने सारे आंदोलन नहीं पढ़ने, देखो मैंने छोटा छोटा दे रखा है, अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, आप जितना लिखोगे उतना आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। बट आप इसमें से जो आंदोलन याद कर सकते हो मेजरली मेजरली वो आएगा ही आपके एग्जाम में, ठीक है। अब मैं बात आती हूँ आपको किसान आंदोलन के बारे में। पृष्ठभूमि जानते हैं, किसान आंदोलन 1950 से 1990 के बीच कौन कौन से हुए थे। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार और हरित क्रांति ने भारतीय कृषि को एक नया रूप दिया, परंतु किसान के बीच फिर भी असमानताएं पैदा हुई। अभी भी गरीबी थी किसानों में, किसान लोन में दबे हुए थे, इनके पास अच्छी औजार, अच्छी बीज नहीं थे, मतलब पैदावार के लिए। तो फिर ऐसे क्या हुआ, सरकार के खिलाफ आंदोलन छिड़ा। तेलंगाना आंदोलन होता है 1946 से 51 के बीच। ये आंदोलन स्वतंत्रता के तुरंत बाद शुरू हो गया। निजाम शासन और जमींदारी प्रथा के खिलाफ अब क्या करने लगे, किसान विद्रोह करने लगे कि जमींदार तो इनके खा जाते हैं पैसे, है ना। तो जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश, बिहार में भी हमें देखने को मिलता है किसान आंदोलन 1950 से 70 के बीच, भूमि सुधार के लिए, किराएदारी समस्या के खिलाफ, है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि भारतीय किसान जो यूनियन है, बीकेयू का गठन होता है इस समय। शेतकारी आंदोलन होता है महाराष्ट्र में, जो कि शरद जोशी के नेतृत्व में 1980 में होता है। इसमें क्या मांग की जाती है कि उत्पाद जो है उचित मांग पे सरकार खरीदे इनकी। तो ये सारी चीजें जो है किसान आंदोलन की थी। पंजाब में भी किसान आंदोलन हुआ, जो कि हरित क्रांति से संपन्न किसान में भी राजनीतिक, देखो हरित क्रांति का सबसे लाभ जो है वो उत्तर भारत को ही मिला था, दक्षिण भारत के अगर कंपैरिजन में करें तो। और उत्तर भारत के लोग जब इतने अच्छे, किसान में इतना अगर फायदा हुआ, तो वो क्यों आक्रोश थे, क्यों सरकार से मांग कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे। किसान ने बिजली, खाद, पानी, मूल्य नीति मुद्दों पर आंदोलन किए, ठीक है। इन आंदोलनों ने केंद्र राज्य संबंधित से प्रभावित थे। कृषि नीति और किसानों के संगठनों की भूमिका बढ़ी, इससे इसका ये प्रभाव हुआ। और सरकार ने एमएसपी जो कहते हैं ना, सरकार एक निश्चित दर पे सरकार खरीदती है अनाज, किससे, किसानों से, और वो अनाज खरीदने से किसानों का फिर एक नुकसान नहीं होता। तो मजदूर आंदोलन भी हमें देखने को मिलते हैं। अब हम मजदूर आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। तो भारत में औद्योगिकरण होने लगा, ठीक है, आजादी के बाद। तो वेतन असमानता, काम के घंटे, इन सब में लोगों में असमानता बढ़ने लगी। जैसे कि मान लो अब कंपनी आ गई, फैक्ट्री आ गई, बट फैक्ट्री में तुम ज्यादा काम करा रहे हो, कोई घंटा निश्चित नहीं है, वेतन कम दे रहे हो, है ना। तो इन सब के खिलाफ क्या है, जो पूंजीपति वर्ग के खिलाफ जो है वो विद्रोह स्टार्ट होने लगा। तो प्रमुख अगर हम आंदोलन की बात करें तो रेलवे हड़ताल हुई थी 1974 में। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक आंदोलन माना जाता है इसे, जो कि उद्योगपति के खिलाफ था। 20 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि और बेहतर कार्य स्थिति के लिए हड़ताल कर दी थी सरकार के खिलाफ। जॉर्ज फर्ग्यूसन इसके नेता थे, ठीक है। तो इसमें मांग की थी सरकारी अधिकारियों ने कि हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए। सरकार ने बड़ा कदम किया, लेकिन आंदोलन श्रमिक एकता का प्रतीक बना। मतलब ये आंदोलन कह सकते हो कि खत्म हो गया, मतलब सरकार ने इसे दबा दिया। पर 20 लाख लोग एक ही चीज के लिए हड़ताल कर रहे हैं, ये हमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिलता है देखने को। तो औद्योगिक शहर के भी आंदोलन हुए थे। बम्बई, कानपुर, कोलकाता में भी फैक्ट्रियां बैठ गई थी। तो कपड़ा मिल, इस्पात जो फैक्ट्री थी,
बंदरगाह के जो लोग थे काम करने वाले, इन सब में भी नए नए संगठन बनने लगे और ये लोग भी काम के लिए, घंटे के लिए, वेतन के लिए मांगे करने लगे थे। महिला मजदूरों के भी आंदोलन थे। बड़ी उद्योग, बीड़ी उद्योग में, जैसे कि बीड़ी में जैसे महिला काम करती थी, तो उसमें क्या है, उसमें भी हस्तशिल्प और घरेलू कामगारों के बीच महिला से संगठित होकर आवाज उठाई और इन्होंने भी अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन का गठन किया, है ना। इसकी जो नेतृत्व है वो अ, एला भट्ट ने की थी, ठीक है। प्रभाव क्या हुआ कि श्रम कानून में सुधार हुआ। मिनिमम वेज एक्ट बना 1948, जिसमें क्या करा गया, सख्त पालन कराया गया और ट्रेड यूनियन को लोकतांत्रिक आंदोलन का हिस्सा बना दिया गया। मजदूर वर्ग की राजनीतिक चेतना में वामपंथी बल देखने को मिलता है। तो ये सारे आंदोलन शॉर्ट फॉर्म में भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। अब ओवरऑल जानते हैं हमने इसमें क्या पढ़ा कि निष्कर्ष में कि 1950 से 1990 के बीच भारत में जनता आंदोलन हुए थे और जनता आंदोलन ये अलग अलग थे, ठीक है, ये हमने पढ़ा। इन आंदोलनों ने साबित किया कि लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को आप वोट देने का अधिकार दे रहे हो, सिर्फ यही लोकतंत्र नहीं है, बल्कि लोकतंत्र है निरंतर संवाद, यानी जनता का सरकार से, सरकार का जनता से, मतलब दोनों की मांगे सुनी जा रही है, पूरी हो रही है, तो हम कहते हैं लोकतंत्र। तो इस अगर ये नहीं सुनी जा रही तो इसी के खिलाफ विद्रोह हुआ, अधिकार की मांग हुई और अधिकार को प्राप्त किया आंदोलन द्वारा। तो दलित आंदोलन को हमने पढ़ा, जो कि सामाजिक असमानता के खिलाफ हुई। आदिवासी आंदोलन हमने पढ़ा, पहचान और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उन्होंने करा। किसान आंदोलन हमने पढ़ा, जो कि आर्थिक न्याय और नीति सुधार, यानी कृषि क्षेत्र में उसके लिए हुआ। हमने मजदूर आंदोलन पढ़ा, इसमें श्रम अधिकार, टाइम मैनेजमेंट और संगठन की शक्ति इसमें उभरी, यूनियन, है ना। तो ये सब हमने इसमें पढ़ा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम चलते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे महिला आंदोलन के बारे में, और संस्थागत सुधार, क्या क्या चेंजेस हुए थे, ठीक है। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 3 को भी हम इसी में कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो महिला आंदोलन और इसके सुधार को हम जानते हैं, इंट्रोडक्शन से जानते हैं हम। तो भारत में क्या हुआ था, भारत में महिलाओं की स्थिति शुरू से ही जटिल रही है, कानून इन पे बहुत ज्यादा सख्त रहे। एक और उन्होंने देवी का दर्जा मिला है भारत में, कहते हैं कि महिला को देवी का दर्जा है। तो दूसरी ओर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अगर हम तुलना करें तो पुरुषों की तुलना में उनको सेकेंडरी रखा गया है, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार दिलाया, वोट देने का अधिकार दिलाया, समान अवसर की गारंटी भी दी। तो ये सारी व्यवहारिक रूप से असमानता और भेदभाव जो है वो हिंसा बनी रही। देखो, संविधान ने दिया समान अधिकार, मताधिकार और समान अवसर, पर अगर हम, ये था प्रैक्टिकल तौर पे, ठीक है। पर अगर हम व्यवहारिक तौर पे देखें, ठीक है, सॉरी थ्योरिकल, अगर हम थ्योरी की बात करें तो संविधान में लिखा है, पर प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो ये अप्लाई नहीं हो रहा था महिलाओं पे। तो इसलिए महिलाओं में ये असंतोष बना था और ये आंदोलन हुआ, ठीक है। तो ये दौर महिला आंदोलन के लिए नया चरण था, न्यू फेजेस था, जिसमें समान अधिकार की मांग की गई, जैसे कि सामाजिक न्याय, लैंगिकता समानता, राज्य के प्रति जवाबदेही हो, ठीक है, यानी राज्य जवाबदेही हो महिलाओं के प्रति। इसमें क्या हुआ कि स्वतंत्रता के बाद महिला आंदोलन का पुनर्जागरण हुआ। पहला जो है प्रारंभिक दशकों की पृष्ठभूमि की बात करें कि जैसे कि 1950 से 70 के बीच, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं की स्थिति सुधरने के लिए कई संवैधानिक कानून संविधान में दिए गए, जैसे कि महिलाओं को समान नागरिक अधिकार दिया गया, भेदभाव निषेध किया गया, समान वेतन देने की भी बात की गई, नौकरी में मातृ लाभ भी दिया गया, जब वो जैसे कि मैंडेटरी जो बेनिफिट्स होते हैं, जब वो प्रेगनेंसी होती है तो उन्हें मिलते हैं। हिंदू कोड बिल के तहत उनको जो मैरिज है इनमें भी अधिकार दिया गया। फिर भी ये सारे अधिकार किताबों में, संविधान में दिए गए थे, ठीक है। कह सकते हो ये सब थ्योरेटिकल थे। बट अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें ना, व्यवहारिक तौर पे अगर हम गांव शहर में जाके देखें ना, तो महिलाओं के साथ ये सब अपमान, मतलब अप्लाई नहीं हो रहा था। अभी भी उनके साथ भेदभाव हो रहा था, उनके घर में हरासमेंट हो रही थी। तो इन्हीं सब के खिलाफ क्या करा, पितृसत्तात्मक के खिलाफ ये फिर से ये आंदोलन उभरा भारत में। दूसरा चरण 1970 के बाद आता है, ठीक है। ये आंदोलन उभरा जिसमें 1970 का दशक भारतीय राजनीतिक में असंतोष का, असमानता का संघर्ष था। इस समय हम देखते हैं व्यक्तिगत अधिकार की बात की गई, शारीरिक सुरक्षा महिलाओं की, आर्थिक आत्मनिर्भरता इनकी बढ़ाई जाए, राजनीतिक पे भी इनका ज्यादा से ज्यादा रोल हो, क्योंकि अभी तक राजनीतिक में हम देखते थे सिर्फ ज्यादा पुरुषों का ही बोलबाला है। तो महिला संगठन और समूह का गठन हुआ, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन आया, सेवा, इन्होंने 1972 में एला भट्ट द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि असंगठित जो क्षेत्र है उनकी महिलाओं को काम और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया।
क्या होता है, असंगठित क्षेत्र, जहाँ जैसे गाँव तबका हो गया, ठीक है ना? उसमें महिलाओं को कुछ ऐसे काम दिए जाए जैसे कि बुनकर का, सिलाई का, पार्लर का, कुछ भी, जिससे वो अपने घर बैठे कमा सके और सशक्त हो सके महिला, ठीक है? दूसरा क्या काम किया गया कि प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन्स पीओडब्ल्यू का भी स्थापना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हुआ। इसमें घरेलू हिंसा और दहेज विरोधी आंदोलन हुए, ठीक है? जो कि महिलाओं से दहेज लेने और उनके साथ हिंसा की जाती थी, जो घरेलू हिंसा, उसके खिलाफ हुए। तीसरा, स्त्री मुक्ति संगठन हुई थी स्थापना, जिसमें नारी रक्षा समिति, सहेली, महिला दक्षता समिति जैसे संगठन भी आए थे, जो कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती थी उसके खिलाफ, बलात्कार, दहेज मामले, इन सब के खिलाफ इन सब संस्थाओं ने आवाज उठाई। तीसरा चरण, हमने प्रमुख महिला आंदोलन के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से हुए थे। पहला था दहेज विरोधी आंदोलन। तो दहेज विरोधी आंदोलन जो है 1970 से 1980 के बीच हमें देखने को मिलता है, ठीक है? कई मौतें हमें देखने को मिलती है दहेज के कारण। उनके घर वाले जो है, उनके ससुराल वाले महिलाओं को मार देते हैं, आत्महत्या भी कर लेती हैं, इतना टॉर्चर कर देते हैं। तो मीडिया रिपोर्ट में ये बहुत ज्यादा बढ़ने लगी दहेज हत्या। तो इन सब के खिलाफ समाज को इन सब ने झकझोर दिया, और इन सब के खिलाफ क्या है, दहेज मुक्ति, जो दहेज के खिलाफ जो आंदोलन है, विरोध आंदोलन, ये भारत में स्टार्ट हुआ। दिल्ली वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि और जो दहेज विरोधी चेतना समिति थी, उसने दिल्ली, मुंबई, पटना जैसे शहरों में रैलियां और विरोध प्रदर्शन किया दहेज के खिलाफ। आंदोलन का नारा था कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। तो ये नारा से लेके क्या किया गया, महिला को सशक्त और महिला को सुरक्षा देने की बात की गई। कानूनी सुधार भी किए गए सरकार द्वारा, जैसे कि डॉबरी प्रोहिबिशंस एक्ट आया 1961 में, उसको सख्ती से लागू किया गया और दहेज को क्या करा गया, मतलब एकदम निष्पाषित कर दिया गया। इंडियन पैनल कोड की धारा 498 ए के तहत 1983 में जोड़ी गई, जिसके तहत पति या ससुराल वाले द्वारा क्रूरता यानी दंडनीय अपराध घोषित किया गया अगर वो करते हैं दहेज के नाम पे, ठीक है? तो सेक्शन और 304 बी, डॉरी डेथ, दहेज से संबंधित मृत्यु में भी सजा दी जाएगी उनके ससुराल वालों को, ऐसा कानून आया। इसका प्रभाव समाज पे क्या पड़ा कि दहेज को लेकर सामाजिक विमर्श में बदलाव थोड़ा थोड़ा आया। मीडिया और सिनेमा में भी महिलाओं के प्रति हिंसा में बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई, लोग जागरूक हो गए, विवाह को केवल पारंपरिक संस्था नहीं माना, बल्कि सामाजिक शक्ति और संबंधों को भी देखा जाने लगा। अब क्या है, दहेज के बदले लोग अलग अलग चीजों पे भी ध्यान देने लगे। तो दूसरा आंदोलन कौन सा था महिला का, तो बलात्कार विरोधी आंदोलन था। जैसे कि मथुरा रेप केस जो हुआ था 1972 में, उसमें महाराष्ट्र के एक थाने में तो उच्च न्यायालयों ने दोषियों को सजा दिलाई, और परंतु मतलब ये सारे केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे थे, ठीक है? तो ये सब आप पीडीएफ में पढ़ सकते हो। तो इसके लिए खिलाफ भी आया था। कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार, यानी एक ही जगह पे जो महिला एक ही काम करती है पर पुरुष की तुलना में उसमें कम वेतन दिया जाता, तो इसके खिलाफ भी आवाज उठाई गई थी। पर्यावरण आंदोलन में महिला की भागीदारी, पर्यावरण आंदोलन में भी चिपको आंदोलन की बात करें जो कि उत्तराखंड में हुआ था, उसमें महिलाएं ही पेड़ से चिपक रही थी, है ना, और बचाया था। तो ये सारी आंदोलन जो है ये हुई थी 1950 से 1990 के बीच। पीडीएफ में आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? व्यक्तिगत कानून पर बहस हुई, डिबेट हुई, है ना? भारत का संविधान समान नागरिक अधिकार देता है, परंतु विवाह, तलाक और उत्तराधिकारी के बाद में व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ आते हैं। मतलब सबको ये अधिकार तो दिया गया है, बट अगर हम बात करते हैं हिंदू, मुस्लिम, अलग अलग धर्मों के लिए शादी के अलग कानून बनाए गए हैं, तलाक के अलग कानून है, और उत्तराधिकारी के अलग कानून है। तो मुस्लिम लॉज अलग है और हिंदू लॉज अलग है, ठीक है? तो सभी धर्मों के लिए अलग अलग लॉज है। तो साहबानो केस उठा इस वजह से, मध्य प्रदेश की एक मुस्लिम महिला साहबानो ने तलाक के बाद क्या है, उनका भरण पोषण के लिए उन्होंने गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट से गुजारा भत्ता के लिए। तो इनके लिए एक कानून बनाया गया, मुस्लिम वुमेन थी, तो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 के तहत अब क्या है, जो भी डिवोर्स के बाद भी क्या है, महिला को एक भरण पोषण, जिसको कहते हैं गुजारा भत्ता, जितने से वो गुजारा कर सके उतने पैसे उन्हें दिए जाए। तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि समाज में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठने लगी कि सभी महिला, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म की हो, इन सब पे एक ही होना चाहिए, शादी, विवाह, तलाक, इन सब का जो वो है कानून, वो एक ही होना चाहिए।
तो 5वां क्या है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और संस्थागत सुधार भी किए गए। तो दहेज, हत्या, बलात्कार, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, ना घरेलू हिंसा, इन सब के खिलाफ प्रतिनिधित्व और बहुत ज्यादा आंदोलन होने लगे। इनके लिए संस्थाएं बनने लगी, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला पुलिस थाने और हेल्पलाइन नंबर आने लगी। महिला आरक्षण, जो कि 33% आरक्षण अभी हमें देखने को मिलता है 73 और 74 संशोधन में, जिसमें ग्राम पंचायत की बात करें तो उसमें महिलाओं को ज्यादा अधिकार है ना, 33% का रिलैक्सेशन दिया गया है। और आर्थिक नीति और विकास योजनाएं बनाई गई, जिसमें महिलाओं के को सशक्त बनाने के काम किया गया। ठीक है, महिला समाख्या योजना, एम्प्लॉयड गारंटी स्कीम, इन सब में महिलाओं की सुनिश्चितता को बढ़ाया गया। महिला आंदोलन की विचारधारा जो थी वो पुरुष बनाम महिला थी, जो कि पुरुष के खिलाफ थी और पितृ सत्तात्मक के खिलाफ थी, और महिलाओं को सशक्त बनाने के खिलाफ, मतलब सशक्त बनाने के लिए थी। तो उदारवादी नारीवादी, समाजवादी, सामाजिक नारीवादी और सांस्कृतिक नारीवादी, ये तीनों चीज उस समय उभरी। महिला आंदोलन का व्यापक प्रभाव समाज पे पड़ा, महिलाओं की स्थिति में थोड़ा सा सुधार आया, परिवार विवाह, इन सब में अब पुनर्विचार होने लगे और महिलाओं को शिक्षा और रोजगार दोनों में उनकी बढ़ोतरी हुई। राजनीतिक प्रभाव ये पड़ा कि महिलाओं को राजनीतिक में भी प्रतिनिधित्व बढ़ी, क्योंकि 33% का आरक्षण मिला। अब ज्यादा से ज्यादा महिला भी क्या है, राजनीतिक में भाग ले रही थी। दलों ने घोषणा पत्रों में महिला सशक्तिकरण को शामिल करने का बात की। महिला आरक्षण की अवधारणा से वैधता मिली। संवैधानिक प्रभाव ये पड़ा कि दहेज, बलात्कार, घरेलू हिंसा के खिलाफ संशोधन बनाए गए संविधान में। न्यायपालिका में महिलाओं के लिए अधिकार के लिए संवेदनशीलता बढ़ी। तो हमने ओवरऑल क्या पढ़ा इसमें पार्ट थर्ड में, कि 1950 से 90 तक भारत में जितने भी महिला आंदोलन हुए, उन्होंने सामाजिक, कानूनी और राजनीतिक चेतना को गहरा किया और महिलाओं की सशक्त बनाने का काम किया। जहां प्रारंभिक सुधार राज्य द्वारा किए गए, ऊपर से लागू किए गए थे, वहीं 1970 के बाद आंदोलन नीचे से ऊपर तक उठे। मतलब पहले हम देखते संविधान में ये सब चीज तो दी गई थी कि समानता होगी, महिलाओं के लिए ये कानून है, वो कानून है, पर अप्लाई नहीं हो रहा था। अप्लाई 1970 के बाद जब आंदोलन होने लगे ना, कि मतलब थ्योरी के टॉप तौर पे तो आपने दे रखा है पर वो अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसके खिलाफ फिर महिला आंदोलन हुआ था। इन आंदोलनों ने ये सिद्ध किया कि लोकतंत्र तभी सशक्त होता है जब उसमें महिला को बराबर अधिकार में होता है। यानी एक लाइन भी है कि अगर आपको देखना है कि कोई समाज कितना विकसित है, कितना डेवलपमेंट है, तो उस समाज की महिला की स्थिति आप देखिए, कि अगर उस समाज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार है, समानता है, सुरक्षा है, स्वतंत्रता है, तो वो डेमोक्रेसी है और वो समाज बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा यूनिट 2 आपका यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 3। सो वीडियो प्लीज आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कॉलेज ग्रुप दोस्तों में शेयर कीजिए और पीडीएफ को पढ़िए खुद से भी। ठीक है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम पे जाके। ठीक है, तो धन्यवाद।